प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कल बताए गए थे। आपको पूरी थियरी कल बताई गई थी वीडियो में। अब हम इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इस पर चर्चा करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम विधिवत पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यह क्वेश्चन नंबर 1 है। पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स ई अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स ई नॉट। तो किसी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी होती है पीई और उसी इवेंट्स के न होने की प्रोबेबिलिटी होती है पीई नॉट। इन दोनों का सम कल हमने बताया था, नोट करके यह पॉइंट नोट कराया था। इसकी वैल्यू 1 होनी है, तो आप यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू आपको रखनी थी, तो यह आपका क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। दूसरा इसी का सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर यह हम लोग 1 पढ़ रहे हैं और इसका सेकेंड पार्ट क्या है, एक बार इस पर बात कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, यहाँ दिखाया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स दैट कैन नॉट बी हैपन सच इवेंट्स इज कॉल्ड। यहाँ दो चीजें पढ़नी है कि एक ऐसी इवेंट्स जिसकी संभावना ही नहीं है, वह होगा ही नहीं, तो ऐसे इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 होती है और इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स कहलाता है इम्पॉसिबल। इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं। अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो यहाँ दो चीजें बतानी थी कि ये कौन सा इवेंट्स है, तो इसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट्स और ऐसे इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी का मान 0 होता है। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, पहले जो जगह खाली छोड़ा गया है फिल इन द ब्लैंक्स का, और फिर से लिखेंगे इम्पॉसिबल इवेंट्स। यह अगला। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन बी हैपन इज सच अ इवेंट इज कॉल्ड। एक ऐसी घटना, एक ऐसी इवेंट्स जो निश्चित रूप से होनी है, तो उसको हम श्योर इवेंट्स कहते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है। तो पहले जो स्थान जगह खाली है, यहाँ पे आप 1 भर सकते हैं, यहाँ पे आप 1 भरेंगे और यहाँ लिखेंगे श्योर इवेंट कहलाता है। यह निश्चित रूप से घटना घटनी है, श्योर इवेंट इसको कहते हैं या सर्टेन इवेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो दो जगह खाली है, तो यहाँ पे दो चीजें हमने बताया है, ये भरेंगे। 1 लिखेंगे पहले ऑप्शन में, या श्योर या सर्टेन इवेंट्स ये लिखते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे फोर्थ पार्ट में द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। यह क्या होता है, 1 होता है। क्यों 1 होता है कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, जैसे अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस कहते हैं कि टोटल संभावनाएं क्या क्या होती हैं, एच होता है और टेल होता है। तो टोटल सैंपल स्पेस में दो चीजें हैं, हेड या टेल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो इस घटना को अगर पी लिखते हैं तो यह हो जाएगा 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी को पीई बार से डिनोट करेंगे, यानी कि हेड न आने की प्रोबेबिलिटी को हम टेल आने की प्रोबेबिलिटी कहेंगे। यह भी 1/2 होता है, और दोनों को जोड़ेंगे। एलिमेंट्री इवेंट्स एक हेड आने की हो गई और दूसरा एलिमेंट्री इवेंट्स हो गया टेल आने की, और यह दोनों संभावनाएं बिल्कुल जोड़ने पर 1/2 और प्लस 1/2 मिल करके यह 1 हो जाती हैं। तो ऐसे इवेंट्स में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनका टोटल सम 1 होता है। तो आप आंसर में यहाँ पे जो लिखेंगे कि टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स जो होती है उसका सम 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू। तो यहाँ क्या भरना है आपको, 0, और एंड लेस देन आर इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या भरना है, 1। कल हमने एक पॉइंट आपको लिखाया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है पीई, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, या 1 होगी या 1 से छोटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। ये आपसे पूछा गया, तो यह आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया कि पहले जो जगह खाली था वहाँ पे 0 भरना था, दूसरे में 1 भरना था, और क्यों ऐसा भरना था यहाँ पे हमने नीचे लिख भी दिया है।
क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन, यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स हमें पहले से ही पता है। जैसे सिक्का को हम उछालते हैं, सिक्के को हम टॉस करते हैं, तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके हम आउटकम्स के बारे में पहले ही जानते हैं कि क्या हो सकता है। इसी तरह से अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर आएगा, इसके भी आउटकम्स हमको मालूम है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके आउटकम हम नहीं बता सकते हैं, तो ऐसी घटना को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ पे पूछा गया है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार स्टार्ट और नॉट स्टार्ट, एक डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करना चाहता है, तो कार स्टार्ट होगा या स्टार्ट नहीं होगा, यह इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, क्योंकि अगर कार ठीक है तो स्टार्ट होगी और कार ठीक नहीं है तो स्टार्ट नहीं होगी। हम नहीं कह सकते कि यह घटना में से दोनों में से आउटकम हमको पहले ही पता है। वो तो कंडीशन पर डिपेंड करता है, गाड़ी का कंडीशन क्या है इस पर डिपेंड करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसके जो आउटकम्स होंगे हम पहले से निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। यहाँ पे दूसरी घटना आपसे कही गई है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट और मिस द शॉट। एक प्लेयर बास्केटबॉल को शूट करना चाहता है, तो शूट करेगा या मिस करेगा, यह भी इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वो शूट करना चाहता है तो शूट करेगा, शूट नहीं करना चाहता है तो वो मिस कर सकता है। यह इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, क्योंकि इसके आउटकम्स हमें पहले पता नहीं है कि क्या होगा। जिस घटना के, जिस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स पहले पते होते हैं उसको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। कल इसका डिफिनेशन आपको बताया गया था। अब जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, अ ट्रायल is made to answer the true or false questions. The answer is not right or wrong. Not right or wrong. ये क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं और ट्रू फॉल्स में है, तो इट इज अ इक्वली लाइकली इवेंट्स। या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हमें पहले पता है कि जो क्वेश्चन दिया गया है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ऐसी घटना जिसके आउटकम्स पहले ही हमें पता है, यह इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाता है। इसके अलावा बेबी इज बर्न, इट इज नॉट अ गर्ल। एक बच्चे का जन्म होना यह डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। आउटकम सब तो हमें पता है, लड़की होगी तो लड़का नहीं होगा, लड़का होगा तो लड़की नहीं होगी। तो बेबी जो बर्न हुआ है, जो पैदा हुआ है, उसके गर्ल और बॉय होने की जो इवेंट है वह इक्वली लाइकली है। इसके आउटकम्स जो हैं इक्वली लाइकली है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यह घटना इक्वली लाइकली इवेंट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स आपको बताए गए। हम आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि एक ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करना चाहता है, स्टार्ट गाड़ी होगी कि नहीं होगी, तो हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते। इसलिए हम कहेंगे कि ये घटना इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। इसके आउटकम्स क्या होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, स्टार्ट भी हो सकता है, स्टार्ट नहीं भी हो सकता है। एक प्लेयर जो बास्केटबॉल को हिट करना चाहता है, तो डिपेंड करता है कि हिट करेगा या मिस करेगा, यह उस पर डिपेंड करता है। यह इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। इसके आउटकम्स हम पहले से नहीं बता सकते, इसलिए हम कहते हैं कि यह घटना इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। इसी तरह से अ ट्रायल इज मेड टू आंसर द ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए और उसमें केवल आपको बताना है ट्रू या फॉल्स हो, तो पता है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसके आउटकम्स तो हम जानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से क्या होगा यह नहीं कर सकते। तो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इसके आउटकम्स दोनों में से कोई एक होगा, इसलिए यह घटना इक्वली लाइकली है। और अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो या तो लड़की होगी या लड़का होगा। इसके आउटकम्स हमें पता है, इसलिए हम इसको भी इक्वली लाइकली इवेंट्स कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड बी गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच जब स्टार्ट होता है तो हम बॉल किस टीम को पहले देंगे हिट करने के लिए। इसके लिए हम एक टॉस करते हैं, सिक्के को उछालते हैं
और अगर हेड आता है, जैसे हम दो टीम हैं, एक टीम आप हैं एक टीम हम हैं, तो अगर हेड आता है तो हम जीतते हैं, टेल आता है तो आप जीतते हैं। तो क्या यह फेयर है या इसमें पार्शियलिटी है? तो हेड आने की जितनी संभावना है उतनी ही संभावना टेल आने की है। तो हम कह सकते हैं कि हेड एंड टेल आना इक्वली लाइकली इवेंट्स है। तो दोनों में कोई पार्शियलिटी नहीं है, जितनी संभावना हेड आने की है उतनी ही संभावना टेल आने की है। तो हम कह सकते हैं कि यह करना बिल्कुल फेयर है, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स होने के कारण यह हम कह सकते हैं, एक सिक्के उछाल करके इसका निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स। हम जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार ऑप्शन को देख लीजिए। पहले ऑप्शन में दिया गया ए में 2/3, इसकी वैल्यू 1 से कम है और 0 से बड़ी है, तो यह प्रोबेबिलिटी हो सकता है। यहाँ पे दिया गया है -1.5, इसकी वैल्यू 0 से छोटी है, जबकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती, यह गलत है। यह 15% है, तो यह हो गया 15/100, यह भी 1 से छोटा है, तो यह भी संभव है कि प्रोबेबिलिटी इतनी हो सकती है। 0.7 भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इसका मान होगा 7/10, इसका भी मान 1 से छोटा है। तो सारी वैल्यू दी गई हैं वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, केवल बी को छोड़ करके। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू बी दिया गया ये प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ का नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से 0 से छोटी दी गई है और प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, इफ PE is equals to 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट। हमें किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी पता है, जिस घटना के न घटने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे PE को, और PE को 1 में से माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.05 और घटाने पे हो जाएगा 0.95। यह PE नॉट की वैल्यू है और PE नॉट यहाँ पे PE बार से डिनोट करते हैं। घटना के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो यहाँ PE बार लिखते हैं और इसका आंसर 0.95 आता है। यह क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। एक बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडी है, उसमें दूसरे कलर का कोई फ्लेवर का कोई कैंडी नहीं है। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that the C take out orange flavor candy? यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर कैंडी पूछा गया है, आप आंसर में लिखेंगे तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे पहले, यानी कि ऑरेंज फ्लेवर होने की कैंडी की कोई संभावना नहीं है, इसमें कोई भी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है। टोटल कैंडी को जितने होंगे नीचे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर से पूछा गया है लेमन फ्लेवर कैंडी, यानी कि जो लेमन फ्लेवर कैंडी है, यहाँ पे लिख लेते हैं लेमन। लेमन फ्लेवर कैंडी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि इस बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडी है। अगर एन कैंडी है तो हमारे फेवरेबल कंडीशन में एन है और टोटल कैंडी की संख्या भी एन है, तो कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि मान लीजिए 50 कैंडी इसमें रखा गया है और 50 लेमन फ्लेवर है, तो फेवरेबल कंडीशन हमारा भी 50 है, टोटल कंडीशन भी 50 है, तो कटने के बाद से 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट का आंसर 0 आएगा, सेकेंड का आंसर जो होगा यह 1 होगा, क्योंकि श्योर इवेंट है। लेमन फ्लेवर कैंडी में से एक कैंडी निकालेंगे तो लेमन ही निकलेगा, इसमें कोई कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है, श्योर इवेंट्स है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, इट इज गिवन दैट द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट में से द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट नॉट हैव द सेम बर्थडे, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है दोनों के बर्थडे सेम न होने की, इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है यहाँ पे 0.992। तो कहा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी आपको PE लिखा गया है, तो सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी PE बार पूछा गया है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 में से इनको PE को माइनस कर देंगे, तो यह वैल्यू हो जाएगा 1 में से हम 0.992 माइनस करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 1.000 और 0.992 माइनस कर लेते हैं, तो
तो यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 और पॉइंट यह 0, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.008। यह इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपसे पूछा गया है, अ बैग कंटेनिंग 3 रेड बॉल, एक बैग में रेड बॉल की संख्या 3 है, 5 ब्लैक बॉल की संख्या 5 है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एट रैंडम एक बॉल निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बॉल ड्रॉन इज रेड, रेड होने की प्रोबेबिलिटी को हम PR लिखते हैं। तो हम ऊपर लिखेंगे फेवरेबल कंडीशन, रेड होने के लिए हमारे पास 3 फेवरेबल कंडीशन है और टोटल कंडीशन कितना हो गया 5 और 3 8, तो ये हो गया 3/8, यानी कि रेड बॉल होने की, एक बॉल निकालते हैं रैंडम, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी। और सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड का मतलब हो गया R बार, और R बार का मतलब रेड न हो तो यह व्हाइट होगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम रेड होने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 3/8 करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8 माइनस 3 बराबर बटे 8 इक्वल टू हो जाएगा 5/8। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फेवरेबल कंडीशन रेड न होना, इसका मतलब व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल कंडीशन 5 हो जाएगा और टोटल कंडीशन 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 5/8। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके यहाँ बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, यह आंसर हम आपको बता दे रहे हैं कि अ बैग कंटेनिंग 5 रेड बॉल के लिए हम R लिख लेते हैं, 5 रेड बॉल हैं। उसके बाद से कहा गया है 8 व्हाइट के लिए W लिख लेते हैं, इसमें बॉल की संख्या, जो मार्बल रखा गया, बॉल नहीं है मार्बल है, मार्बल की संख्या है 8 व्हाइट मार्बल है। और ग्रीन के लिए G लिख लेते हैं, और ग्रीन बॉल मार्बल की संख्या 4 है। कहा गया अ मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब हो गया कि किसी भी नियम से नहीं, कोई भी हाथ डाल करके एक बॉल हम निकालते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेक आउट विल बी रेड, फर्स्ट पूछा गया है रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के लिए हम R लिख लेते हैं, रेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो रेड होने के लिए हमें रेड हमारे जो फेवरेबल कंडीशन है 5 है, तो 5 हो जाएगा, और नीचे 8 5 13 और यह 4 कितना हो गया 17, यहाँ पे रेड होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब अगर हम व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछें कि व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लिखते हैं फेवरेबल कंडीशन। तो व्हाइट होने के लिए हमारे फेवर में 8 मार्बल हैं और टोटल मार्बल की संख्या 17 है, तो 8/17 हो जाएगा। और फिर से थर्ड पूछा गया है ग्रीन मार्बल नॉट ग्रीन, ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं और फिर से 1 में से माइनस कर देंगे, तो ग्रीन न होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ निकालेंगे, PG इज इक्वल टू ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ग्रीन जो मार्बल है वो 4 हैं और 4/17, लेकिन हमसे पूछा गया है कि ग्रीन न होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो G और ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं तो G0 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 4/17, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 4/17 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 13/17। तो ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 4/17 है, तो ग्रीन न होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे, तो 17 में 17 में से 4 माइनस कर देंगे 13/17। तो आप एक बार आंसर चेक कर लीजिए। रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास 5/17, 5 यानी कि रेड बॉल की संख्या बटे टोटल बॉल की संख्या, मार्बल की संख्या। और व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई व्हाइट मार्बल की संख्या बटे टोटल मार्बल की संख्या। ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास ग्रीन मार्बल की संख्या बटे टोटल मार्बल की संख्या। ग्रीन न होने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन नहीं होगा तो या तो रेड होगा या व्हाइट होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13/17 हो गया। तो ग्रीन न होना मतलब व्हाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, तो व्हाइट और रेड को जोड़ देंगे तो 13/17 डायरेक्ट भी आप इसको निकाल सकते थे। तो आज हमने आपको प्रोबेबिलिटी के पहले एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन बताया है, आप इसको नोट करिएगा। बाकी क्वेश्चन कल हम पूरा कर लेंगे और आशा करते हैं कि आप पूरे मेहनत से पढ़ाई करेंगे ताकि बिल्कुल 40 में 40 मार्क्स आपके आएँ, और हम आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल 40 में 40 मार्क्स मिलेगा। तो ये पूरा वीडियो देखिए और
अन्य बच्चों को भी शेयर करिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।